हेलो गाइस, आपके अपने एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निषेचन और निषेचन पश्च घटना के बारे में। इससे पहले हम निषेचन पूर्व घटना के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, निषेचन क्या होता है। जब एक मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों संलयित होते हैं या मिलते हैं तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है। यानी कि एक नर युग्मक है, मेल गैमीट, एक मादा युग्मक है यानी कि फीमेल गैमीट। जब ये दोनों संलयित होते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट बनाते हैं, ठीक है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं यानी कि निषेचन बोलते हैं, ठीक है। और इसके पहले हम निषेचन पूर्व घटना के बारे में बात कर चुके हैं, यानी नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है और मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है। शुक्राणु जनन से नर युग्मक बना था और अंडाणु जनन से मादा युग्मक का निर्माण हो चुका था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कहाँ पर जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो स्ट्रक्चर मादा जनन तंत्र का हमने बनाया था, इस तरीके से ये वाला भाग हमने बताया था गर्भाशय है यानी कि यूटेरस। ये अंडाशय है, ओवरी जिसे बोलते हैं। और ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण हुआ था इस तरीके से। यही किसका निर्माण हुआ था? अंडाणु का निर्माण हुआ था। और अंडाणु जो है ये जब ये परिपक्व हो जाता है तो फिम्बरी के माध्यम से इंटर करता है। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। और ये फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करने के बाद ये यहाँ पे आता है। और हमने बताया था जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है फिम्बरी, ये फिम्बरी है। और ये इन्फंडिबुलम है, ये एम्पुला है। और ये स्थमस। और जब ये अंडाणु परिपक्व हो जाता है अंडाशय में बनने के बाद तो ये कहाँ पे आता है? एम्पुला और स्थमस के बीच में आता है। ये अंडाणु है, ठीक है। ये अंडाणु यहाँ पहुँच गया है। अब जो शुक्राणु जनन था, जो नर यानी पुरुष के अंदर जिसका निर्माण हुआ था, वो मादा में मैथुन क्रिया के पश्चात योनि से प्रवेश करता है। योनि से प्रवेश करने के बाद ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होती है शुक्राणु में। और उसकी हेल्प से, उसकी एनर्जी की हेल्प से वो ट्रेवल करता हुआ कहाँ जाता है? इस अंडाणु के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अंडाणु और शुक्राणु मादा के किस भाग पे मिलते हैं?
तो उस भाग को बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये हम आपको बता चुके हैं। एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन पे ये दोनों मिलते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और वहाँ पे निषेचन क्रिया संपन्न होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब उसे ही बोलते हैं निषेचन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो ये जो सामान्य दशा होती है शुक्राणु की, इसको हम बाहर देख लेते हैं। ये है अंडाणु की स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से कुछ सेल्स होती हैं अंडाणु के बाहर, और बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। और ये जो अंदर एक लेयर है, ये लेयर जो होती है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये कोरोना रेडियाटा है और जोना पेलुसिडा है। बहुत सारे कई सौ शुक्राणु इस अंडाणु से निषेचन के लिए बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। और जो सामान्य दशा होती है, जो शुक्राणु की सामान्य दशा होती है, यानी कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है शुक्राणु का, ये सामान्य दशा में ये एंट्री नहीं कर पाता है। तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, एंट्री करने के योग्य बनने के लिए कुछ इसमें परिवर्तन होते हैं और इस परिवर्तन को बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, और ये जो कैपेसिटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है, नीट की 2017 के परीक्षा में पूछा गया है कि कैपेसिटेशन होता क्या है और ये कहाँ पर होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेशन मादा जनन क्षेत्र में होता है। मादा जनन क्षेत्र ये है, योनि से प्रवेश करने के बाद ये एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंचता है कौन, शुक्राणु, और यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। यानी कि बहुत सारे शुक्राणु आते हैं सनलाइट होने के लिए, अंडाणु से मिलने के लिए बहुत सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा सक्रिय होता है वही अंडाणु के साथ निषेचन करता है। और निषेचन करने से पूर्व हमने बताया था कि जो शुक्राणु की संरचना होती है इस तरीके से होती है। शुक्राणु की संरचना इस तरीके से, और ये इसका न्यूक्लियस पार्ट होता है और न्यूक्लियस की टिप पे यानी अग्र छोर पर एक भाग होता है जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और एक्रोसोम पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो हट जाती हैं और इस सेल की कुछ अन्य प्रोटीन्स ये हट जाती हैं। और जब बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु से मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो शुक्राणु होते हैं इसी लेयर से यानी कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं। किसके प्रक्रिया के फलस्वरूप, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और जो अन्य प्रोटीन्स होती हैं उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ कोरोना रेडिएटा से चिपक जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब इसके एक्रोसोम भाग पर ग्लाइकोप्रोटीन्स तो हट गई। ग्लाइकोप्रोटीन्स के हटने के बाद इसमें एक रसायन होता है, एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं एक्रोसिन। ये एक्रोसिन जो एंजाइम होता है, ये जो जोना पेलुसिडा है, ये एक लेयर है, इसको भेद करके यानी इसको चीर करके अंदर चला जाता है। और अंदर क्या होता है, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल जिसे बोलते हैं द्वितीयक पिंडक, ये द्वितीयक पिंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये अंदर क्या बना हुआ है, अंड कोशिका। अब जैसे ये देखिए, ये कब बनता है, जब शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। जब शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये अपनी टेल को यानी इतने भाग को छोड़ देता है। ये याद रखना, ये केवल न्यूक्लियस ही अंदर एंट्री कर पाता है और इसका जो टेल रीजन है और नेक है ये पीछे छूट जाता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करता है अंदर तो तुरंत क्या होता है, ये केवल न्यूक्लियस ही इंटर कर पाता है, बाकी जो इसका टेल है यहीं से गिर जाता है, ये बाहर हो जाता है। और इनमें से बहुत सारे आते हैं, सिर्फ एक ही प्रवेश कर पाता है। और जैसे ही ये प्रवेश करता है यहाँ पर तो ये इसके अंदर होता है न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसके फलस्वरूप अंड कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। जब अंड कोशिका का निर्माण हो जाएगा और न्यूक्लियस
अंड कोशिका के पास जैसे ही पहुंचता है, तुरंत जो अंड कोशिका होती है इसमें से कुछ एंजाइम्स स्रावित होते हैं। जब एंजाइम स्रावित होते हैं तो ये जो ज़ोना पेलुसिडा है इसको ये बहुत मजबूत बना देता है, जिससे दूसरा शुक्राणु इससे निषेचित ना होने पाए। ये आपको याद रखना है कि ये जो अंड कोशिका है, जैसे इससे न्यूक्लियस मिलता है शुक्राणु का, उसी समय ये बहुत सारे एंजाइम्स स्रावित करके इस ज़ोना पेलुसिडा को इतना मजबूत बना देता है कि दूसरे शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहलाती पूरी प्रक्रिया? निषेचन। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। अब निषेचन कहाँ हो रहा है? एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पे, यहाँ पे हो रहा है निषेचन। अब बात करेंगे निषेचन पश्च घटना के बारे में। निषेचन पश्च घटना जी आपको याद रखना है, जो हमने अभी आपको बताया कैपेसिटेशन यानी कि क्षमतायन। क्षमतायन 2017 नीट की परीक्षा में पूछा जा चुका है 2017 में। ठीक है, कि क्षमतायन मादा में कहाँ होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है ये? मादा जनन क्षेत्र में। मादा जनन क्षेत्र कहाँ होता है? एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पे, यहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखना इसको। अब हम बात करेंगे निषेचन पश्च घटना के बारे में। ठीक है, निषेचन पश्च घटना अर्थात निषेचन के पश्चात कौन सी घटना होती है और किसका निर्माण होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जब यहाँ पे निषेचन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देख लेते हैं। हमें इसको समझना है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल चुके हैं। ये शुक्राणु भी N था और अंडाणु भी क्या था? N था। जब दोनों मिलते हैं तो 2N यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। अब जायगोट का निर्माण हो गया। अब जायगोट के निर्माण के बाद इसमें होगा क्लीवेज यानी कि विदलन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होगा, कोशिका द्रव्य में डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। अब ये एक कोशिका वाला है, अब यहाँ पे क्या होगा? इससे ये 2N है, जायगोट है। अब इससे क्या होगा? 2 कोशिकीय यानी कि 2 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 से बनेंगे 4, इस तरीके से 4 से बनेंगे 8। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोमियर कह सकते हो, या फिर इसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। जब ये जायगोट था, एक सेल था। अब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बने, फिर 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। अब इसको क्या बोलेंगे? क्लीवेज। ये क्लीवेज अवस्था है। इसके बाद क्या होता है? जब 8 के बाद 16 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसे 16 और 32, अब इसमें क्या हो रहा है? लगातार डिवीजन हो रहा है। तो 16 के बाद कितने न्यूक्लियस बने? इसमें 32, 16, 32। इस स्टेज को बोलते हैं मारुला। क्या बोलते हैं इसे? मारुला। ठीक है, ये मारुला स्टेज है। क्लीवेज होगा, इसे ब्लास्टोमेयर भी कह सकते हैं। ब्लास्टोमेयर के बाद क्या होता है? मारुला स्टेज आती है। मारुला स्टेज के बाद 64, कितने? 64 और 128, इसमें फिर डिवीजन होगा। तो 32 से कितने बनेंगे? 64, 64 से कितने बनेंगे? 128। अब इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला, या इसको 64 को ही कह सकते हो ब्लास्टुला। अब ये जो 128 यानी 128 केंद्र की जो संरचना बनी है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट, और एक चीज और आपको जानना है, जो ये गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय है। गर्भाशय में 3 लेयर होती हैं। कितने? 3 लेयर। सबसे जो बाहरी होता है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम,
और अंदर वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाला होता है उसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, 3 लेयर होती हैं गर्भाशय यानी यूटेरस की। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार पे यानी इंडोमेट्रियम में आकर के चिपक जाती है। यानी जो ये 128 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनी है, ये जो है यहाँ पे चिपक जाती है आकर के इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से चिपक जाती है, और चिपकने की इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं रोपण। क्या बोलते हैं? रोपण या प्रत्यारोपण। इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है। जब 128 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार यानी इंडोमेट्रियम पे जाकर के चिपक जाती है, और उस चिपकने की प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्रत्यारोपण हो गया। क्या हो गया? प्रत्यारोपण हो गया, यानी ये चिपक गया। अब इसमें 3 लेयर होती हैं। किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में 3 लेयर होती हैं, ये आपको याद रखना है। 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर की एक लेयर ये, एक लेयर ये और एक लेयर ये, 3 लेयर, एक लेयर, 2 लेयर, इसे 1 2 3 इस तरीके से हम समझ सकते हैं। 3 लेयर होती हैं। बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। दूसरे वाली लेयर को बोलते हैं मीसोडर्म, और अंदर वाली दीवार को बोलते हैं इंडोडर्म। ठीक है, अब जो एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर है, ये किसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम? ब्लास्टोसिस्ट की, जो कहाँ पर रोपित हो चुका है? जो गर्भाशय है, गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार इंडोमेट्रियम पे, ये यहाँ पे चिपक चुका है। और चिपकने के बाद यहाँ पे 3 सप्ताह, यानी जैसे ही तीसरा सप्ताह लगता है डेवलपमेंट करते करते, तीसरा सप्ताह लगता है, तब तक इसमें 3 स्तर बन चुके होते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। 3 लेयर बन चुके होते हैं, और तीनों लेयर से जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अलग अलग अंगों का विकास होता है, अलग अलग भागों का विकास होता है, इन्हीं 3 लेयर से होता है। ठीक है, एक्टोडर्म से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म से मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, दांतों का इनेमल, पीयूष ग्रंथि, नाखून, इन सभी का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट की सबसे ऊपरी लेयर से बनती है, यानी एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से किसका किसका निर्माण होता है? मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, दांतों का इनेमल, पीयूष ग्रंथि, नाखून, इन सब का निर्माण यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि मीसोडर्म से किसका विकास होता है। मीसोडर्म जो होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट का बीच वाला लेयर होता है। ठीक है, और ये तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है। तीसरे सप्ताह से, जब निषेचन हुआ उसके तीसरे सप्ताह के बाद। अब यहाँ पे देखेंगे मीसोडर्म से किस किस का विकास होता है। मीसोडर्म से ऊतक, ऊतक जैसे कि संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में क्या क्या आते हैं? ब्लड वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्थि आती है,
बोन्स हड्डियां, उपास्थि, इन सब का निर्माण यानी कि कार्टिलेज, ऊतक, संयोजी ऊतक, अस्थि और उपास्थि, इन सभी का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से। उसके अलावा हार्ट, किडनी और उसके अलावा रुधिर कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स, इन सब का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से। ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे लेयर की। तीसरा लेयर कौन सा है? इंडोडर्म। ठीक है, इंडोडर्म से, इंडोडर्म कौन सा लेयर है? इंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर है। इंडोडर्म से पाचन तंत्र के अंग बनते हैं, पाचन तंत्र के अंग। और ये पाचन तंत्र के अंग जैसे कि आहार नाल, आहार नाल संबंधी जितने भी हैं ये सभी बनते हैं। उसके अलावा फेफड़ों की दीवार, फेफड़ों की भीतरी दीवार, उसके अलावा श्वास नलिकाएं, इन सभी का निर्माण एंडोडर्म से होता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के सबसे अंदर वाली लेयर से। इसके अलावा थायराइड, पैराथायराइड का भी निर्माण एंडोडर्म से होता है। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब आज हमने क्या देखा? निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन क्या होती है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संलयित होते हैं तब उस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। निषेचन के पश्चात जायगोट का विकास होता है, जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन पश्च घटना में हमने देखा जब जायगोट का निर्माण हो गया तो उसमें न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। जब यहाँ तक बना इसे बोलते ब्लास्टोमियर भी कह सकते हो या क्लीवेज इसको बोलते हैं। ठीक है, 16 फिर 32 न्यूक्लियस डिवीजन लगातार हो रहा है। मारुला स्टेज, मारुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है जिसमें 64 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद 128, ये 128 इसमें सेल्स इस तरह से अरेंज होती हैं कि 3 लेयर इसमें बन जाती हैं। 3 लेयर कौन कौन सी? हमने आपको बताया कौन कौन सी लेयर। सबसे पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ पे रोपित हो जाता है? इंडोमेट्रियम गर्भाशय के इंडोमेट्रियम भाग से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रोपण या प्रत्यारोपण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये 3 भाग इसके बन चुके थे। उसके अलावा एक चीज़ और बताना भूल गए हम कि प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, अपरा जिसे हिंदी बोलते हैं, अपरा। प्लेसेंटा, ये अपरा क्या होता है? अपरा एक ऐसी संरचना होती है जो माँ के गर्भाशय से और शिशु को जोड़ती है, और जो माँ भोजन खाती है उस भोजन के माध्यम से उस शिशु को भी पोषण जाता है। तो प्लेसेंटा का निर्माण तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, निषेचन के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, प्रत्यारोपण क्या होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु किस जगह पर मिलते हैं? ठीक है, क्षमतायन यानी कि कैपेसिटेशन क्या होता है? और शुक्राणु किस जगह पर अंडाणु से मिलते हैं? ये 4 क्वेश्चन हमने पूछे आपसे, और इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग की फ़ीस नहीं जो है दे पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये है आप उनको शेयर करें, वो घर में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।